जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड में 5 पांडवों द्वारा बनवाया गया 5 महादेव का मंदिर जिसको कहा जाता है पंच केदार। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि हमको पंच केदार अगर एक साथ करना है तो हम कैसे प्लानिंग करें, कितने दिन का हमारा प्लान होगा, कहाँ हमको रुकना उचित रहेगा, भोजन हमको कहाँ मिलेगी, बस से जाएं या फिर हम टैक्सी बुक करके जाएं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, मोबाइल टावर की वहाँ पर क्या स्थिति है, और अंत में ये भी जानेंगे कि हमको ट्रैकिंग कैसे करनी है और साथ ही साथ हमारा कॉस्ट कितना पड़ जाएगा। तो दोस्तों एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा जिससे आपको पंच केदार यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आएगा और आपको किसी भी तरीके की कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि पंच केदार में वो कौन से 5 महादेव के मंदिर हैं जहां हमको दर्शन करने के लिए निकलना है। सबसे पहला आता है केदारनाथ, दूसरा आता है मदमहेश्वर महादेव, तीसरा आता है तुंगनाथ मंदिर, चौथा आता है रुद्रनाथ मंदिर और 5वां आता है यानी कि अंतिम कपिलेश्वर महादेव का मंदिर। तो दोस्तों ये 5 मंदिर है जो कि हमको दर्शन करना है और हम इसी क्रम पर ही दर्शन करेंगे, यानी 1 से लेके 5 तक एक एक करके हम सारे दर्शन करेंगे और मैं डे वाइज आपको बताते चलूंगा कि आपको किस दिन पे कहाँ जाना है और किस दिन पे कहाँ पहुंचना है। चलिए दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि हम पंच केदार दर्शन करने के लिए हमारा जो नजदीकी रेलवे स्टेशन होगा या फिर नजदीकी हवाई अड्डा होगा वो कौन सा होगा। दोस्तों आप जिस भी शहर से या जिस भी राज्य से आ रहे हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका हरिद्वार या फिर ऋषिकेश या फिर देहरादून। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हरिद्वार उतरिए क्योंकि आपको हरिद्वार से जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा मिल जाती है, और अगर आपका ऑप्शन फ्लाइट है तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका देहरादून का। तो दोस्तों आप हरिद्वार या फिर देहरादून पहुंचिए तो पंच केदार में जो पहला मंदिर है वो है केदारनाथ का, और केदारनाथ जाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना के रखी है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस 20 मिनट की वीडियो में मेरे ख्याल से आपको केदारनाथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको वो यात्रा आखिर करनी कैसी है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है। दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ढेर सारे एजेंट मिल जाएंगे और वहीं पे बना हुआ है एक बस स्टैंड। दोस्तों बस स्टैंड चले जाइए, आपको हरिद्वार से पहले पहुंचना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग वो स्थान है जहां तक आखिरी बस जाती है आपके केदारनाथ दर्शन करने के लिए। तो आप वहां से बस में बैठिए और आप सोनप्रयाग पहुंचिए। ये जो सफर है दोस्तों ये आपका लगभग 8 से 9 घंटे का ये बस का सफर रहेगा, तो आप बस के माध्यम से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। बस के यहाँ पे दोस्तों किराए की बात करूं तो 540 रुपए ये किराया लिया जाता है और आपको सोनप्रयाग ड्रॉप कर दिया जाता है। दोस्तों 8 से 9 घंटे का सफर करने के बाद आप काफी थक चुके होंगे, तो आप सोनप्रयाग में उस दिन स्टे करिए और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 2 पे आप उठिए और वहां से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए एक बस जाती है। दोस्तों गौरीकुंड वो स्थान है जहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है केदारनाथ मंदिर के लिए। तो वहां पे आपको किसी भी तरीके की पर्सनल व्हीकल या फिर गवर्नमेंट की बस नहीं जाने दी जाती है, तो आप वहां से जीप या फिर सुमो के द्वारा पहुंचेंगे गौरीकुंड। दोस्तों ये गौरीकुंड आपका केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है, तो आप गौरीकुंड पहुंचिए और गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको हेलीकॉप्टर, घोड़े खच्चर सबका वहां पे ऑप्शन मिलेगा। अब मैं यहाँ पे ये सारी बातों का विवरण नहीं देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ये विवरण देने लग गया तो केदारनाथ का खुद 20 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा जो कि ऑलरेडी मैंने बना चुका है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिए। तो आप गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू करिए और 16 किलोमीटर की चढ़ाई करिए, केदारनाथ आप शाम तक पहुंच जाएंगे, यानी कि दूसरे दिन आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे और वहां पे आप रात में दर्शन करिए और वहां पे आप स्टे करिए। अब बात यहाँ पे आती है कि मैं स्टे कहाँ करूं, कैसे मुझे रूम लेना है, ये सारे प्रश्न आपके केदारनाथ वाली वीडियो पे क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आप पंच केदार का प्लान बनाइएगा। तो दोस्तों डे नंबर 2 में आप केदारनाथ जी के दर्शन करके वहां पे अपना स्टे करिए और अगली सुबह होते ही आप वहां से रिटर्न होइए गौरीकुंड के लिए, यानी कि अपनी पैदल यात्रा 16 किलोमीटर की यात्रा वापसी रवानगी ले लीजिए। दोस्तों गौरीकुंड होते हुए आपको वापस सोनप्रयाग में आ जाना है। तो दोस्तों आपको तीसरे दिन आप लगभग दोपहर के 12 बजे तक आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में आप अपने सामान उठाइए और आपको निकलना है दूसरे महादेव के मंदिर यानी कि मदमहेश्वर महादेव का मंदिर। दोस्तों मदमहेश्वर महादेव के मंदिर हमको पहुंचने के लिए सबसे पहले आप सोनप्रयाग के बस स्टैंड जाइए, सोनप्रयाग से बस में चढ़िए और वहां से आपको आना है ऊखीमठ। ऊखीमठ में उतरने के बाद दोस्तों आपको 20 किलोमीटर की और यात्रा करनी है जो कि एक अलग रूट कटता है वहां से, और वो स्थान का नाम है रांसी। दोस्तों रांसी आपको पहुंचना है और रांसी से ही आपकी पैदल यात्रा प्रारंभ हो जाती है मदमहेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप रांसी उतरिए और रांसी में आपको ज्यादा होटल तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे होम स्टे की व्यवस्था है, 1-2 प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, तो वहां आप अपना स्टे करिए। अब यहाँ पे बात करते हैं होटल्स की। यहाँ पे रेट दोस्तों आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, 200 से 300 रुपए स्टार्ट हो जाता है और ये आपका 500-600 रुपए के ऊपर नहीं जाता है। पंच केदार यात्रा का जब दर्शन करेंगे तो आपको काफी पोलाइट नेचर के वहाँ लोग मिलेंगे, सब वहाँ हेल्पिंग नेचर के स्वभाव के हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई होने नहीं देंगे। तो दोस्तों आप
रांची में पहुंचिए और वहां पे अपना स्टे कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि हम जो रांची पहुंचे यानी कि ऊखीमठ उतर के आप जो रांची आए वो आप टैक्सी के द्वारा आए, और टैक्सी वाला आपको जो कॉस्ट लेते हैं दोस्तों, अगर आप शेयरिंग में आ रहे हैं तो फिर आपका 100 रुपए में आपको वो छोड़ देंगे। अन्यथा आप अगर पूरी टैक्सी बुक करते हैं, अगर आपका परिवार है, अगर आप 5-6 लोग हैं, टैक्सी बुक करवाते हैं या सोमो जीप बुक करवाते हैं तो उन लोग 1000 रुपए लेते हैं ये 20 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए। तो दोस्तों आप रांची पहुंचिए, रांची में स्टे करिए। खाने की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा, आपको ट्रेडिशनल फूड वहां देखने को नहीं मिलेंगे। नॉन वेज फूड की तो आप कल्पना ही मत कीजिए, और आपको वहां शुद्ध शाकाहारी पराठा, रोटी, दाल, चावल, यही सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो आप वहां अपने भोजन की व्यवस्था इस प्रकार कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों आपको खाना 40 रुपए से लेके 80 रुपए के अंदर अंदर आपको भरपेट खाना मिल जाएगा, जो कि काफी स्वादिष्ट भोजन होता है। चलिए दोस्तों, तो ये तो थी दोस्तों हमारी बातें कि हमको रांची में रुकना है, और तीसरा दिन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, डे नंबर 4। चौथे दिन आपको उठना है और आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है, जो कि 16 किलोमीटर की यह यात्रा पुनः आपको चढ़ाई करनी है। और इस पैदल यात्रा के दरमियान आपको केवल एक कॉलेज बैग ही पकड़ना है, ज्यादा सामान आप लेके मत चढ़िए, क्योंकि 16 किलोमीटर का ट्रैप काफी ज्यादा दुर्गम होता है। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपको वहां पे मिलेगा घोड़े खच्चर। दोस्तों घोड़े खच्चर वाले जो कॉस्ट लेते हैं 2500 रुपए लेते हैं आपका सिर्फ एक बार का जाने का, यानी कि 16 किलोमीटर ट्रैकिंग करना है तो आप घोड़े खच्चर के द्वारा कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 2500 रुपए होता है। तो दोस्तों आप अर्ली मॉर्निंग अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए, शाम होते होते मदमहेश्वर महादेव के मंदिर तक अवश्य पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप अगर सुबह से ट्रैकिंग करते हैं तो 16 किलोमीटर की यात्रा आप आराम से शाम तक तो कर ही लेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है दोस्तों कि सुबह से लेकर शाम तक हमको अगर पैदल चलना है, यानी कि 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, तो इस दरमियान हमको क्या कहीं कुछ खाने का, नाश्ते का, चाय पानी का व्यवस्था मिलेगा। तो दोस्तों आप जब ये 16 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो आपको जगह जगह रुकने की भी व्यवस्था मिलेगी, साथ ही साथ वहां पे छोटे छोटे आपको ढाबा मिलेंगे, छोटे छोटे टी स्टॉल देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग गांव से गुजर के आप जाएंगे तो वहां पे ये सारी चीज की व्यवस्था मिल जाएगी। तो अगर आपको ये भी लगता है कि हम थक चुके हैं, अब मेरी स्टेमिना खत्म हो चुकी है, तो आप कहीं भी जो नजदीकी गांव होगा वहां पे आप रुक सकते हैं। हर गांव में दर्शनार्थियों के लिए रुकने की व्यवस्था है। 200 से 300 रुपए वो प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं और आपको वहां रुकने दे दिया जाता है। खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाती है। और अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं तो चाय नाश्ता करते हुए आप अपनी यात्रा जारी रखिए और शाम तक आप मदमहेश्वर महादेव पहुंच जाएंगे। दोस्तों शाम को महादेव जी के दर्शन करिए। दोस्तों आरती का टाइम है शाम को 6 बजे और एक सुबह को 6 बजे। तो आप अगर आरती में पहुंच जाते हैं तो उस आरती में सम्मिलित हो जाइए और वहां पे अपना उस दिन रात में स्टे करिए। दोस्तों वहां पे भी मदमहेश्वर महादेव में 10 से 15 होटल देखने को मिल जाएंगे और वहां पे होम स्टे की भी व्यवस्था है। तो आप चाहें तो वहां पे रुककर अपनी रात गुजार सकते हैं, या फिर अगर आप खुद का टेंट लगाना चाहते हैं तो टेंट भी लगा सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। केवल इतना ही हिदायत दूंगा, जहां पे ग्रामीणों का निवास है उसी के आसपास अपना टेंट लगाइए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं डे नंबर 5। डे नंबर 5 आप मदमहेश्वर महादेव से रिटर्न होइए और वापस आ जाइए रांची होते हुए ऊखीमठ। दोस्तों आपको वापस ऊखीमठ आना है, जहां से आपको बस पकड़नी है और ऊखीमठ से बस पकड़िए और हम चलेंगे तीसरे महादेव के दर्शन करने के लिए, यानी कि तुंगनाथ महादेव मंदिर। दोस्तों तुंगनाथ महादेव मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको ऊखीमठ से बस पकड़ना है और ऊखीमठ से आपको जाना है दोस्तों चोपता। दोस्तों चोपता वो जगह है जहां से आपको अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देनी है और चोपता में ही आप अपना स्टे कर लीजिए। चोपता में भी दोस्तों आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, जिनका कॉस्ट 500 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में होता है। तो आप वहां अपना स्टे करिए और 5वें दिन अपनी रात वहीं गुजारिए और 6वें दिन आप उठिए और तुंगनाथ के ट्रैकिंग करने के लिए प्रस्थान कीजिए। दोस्तों इस तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए आपको ट्रैकिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है, यानी कि 4 किलोमीटर की यह ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि आप आराम से 3 से 4 घंटे में तुंगनाथ पहुंच जाएंगे ट्रैकिंग करते हुए। वहां भी आपको ट्रैकिंग करने के दरमियान आपको वहां पे टी स्टॉल ढाबे देखने को मिलेंगे। आप वहां तुंगनाथ पहुंचिए, महादेव जी के दर्शन करिए, वहां का नेचर, वहां की प्राकृतिक वादियों का लुफ्त उठाइए, जो कि एक काफी अच्छा सौंदर्य देखने को आपको मिलेगा और वापस आप आ जाइए चोपता। दोस्तों कुछ टूरिस्ट चोपता में भी स्टे करते हैं, क्योंकि चोपता खुद एक पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ पंच केदार की बात कर रहा हूँ। चोपता की वीडियो आने वाले समय पे मैं जरूर ला दूंगा, ताकि आप चोपता का अगर प्लान करना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक दिन वहां स्टे करना चाहते हैं, तो आप चोपता भी आसानी से कर लें। दोस्तों यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि इस यात्रा के दरमियान हमको मोबाइल टावर क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए मोबाइल टावर हमेशा आपके साथ लुका छुपी खेलते रहेगी, क्योंकि कहीं पे आएगा कहीं पे नहीं आएगा। लेकिन ये कहूंगा कि जब भी आप ट्रैकिंग करेंगे तो वहां पे आपको मोबाइल टावर मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आप धीरे धीरे ऊंचाइयों पे चढ़ते रहते हैं, जिससे मोबाइल टावर और भी लुका छुपी आपके साथ खेलना शुरू कर देता है। चलिए दोस्त हम चोपता पहुंच चुके हैं। डे नंबर 6 हम चोपता में बिताए और उस दिन भी आप रात में स्टे करिए और अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे नंबर 7 पे आप बस पकड़िए चोपता से ही और जाइए गोपेश्वर। दोस्तों चोपता से आपको सरकारी बस मिल जाएगी, या नहीं तो आपको प्राइवेट बस भी मिल जाएगी। तो आप गोपेश्वर पहुंचिए। सरकारी बस की अगर यहाँ पे कॉस्ट की बात करूं दोस्तों,
तो आपका 75 से 80 रुपए लेता है प्रति व्यक्ति। और यही अगर प्राइवेट की बात किया जाए तो 100 रुपए लेता है आपको पहुंचना है गोपेश्वर। दोस्तों गोपेश्वर में भी आपको होटल्स और आपको वहां पे भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। चोपता और गोपेश्वर की जो दूरी है ये 90 किलोमीटर की है और ये 90 किलोमीटर आपको बस के माध्यम से 3.5 से 4 घंटा लगेंगे और आप गोपेश्वर पहुंचेंगे। दोस्तों गोपेश्वर पहुंचने के बाद आपको वहां स्टे नहीं करना है, क्योंकि आप हार्डली 10 से 11 बजे सुबह पहुंच जाएंगे डे नंबर 7 पे। तो आप वहां से चले आइए सुग्गर। दोस्तों सुग्गर वह स्थान है जहां से आपको अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी है और यह यात्रा है आपकी रुद्रनाथ मंदिर की। दोस्तों यही यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो कि सबसे ज्यादा दुर्लभ यात्रा है और आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम महादेव का नाम लेते हुए, हर हर महादेव कहते हुए हम अपनी यात्रा धीरे धीरे जारी रखेंगे। महादेव दर्शन खुद ब खुद दे ही देंगे। तो दोस्तों आपको आना है सुग्गर। गोपेश्वर से सुग्गर आने के लिए कोई भी बस नहीं चलती है, वहां पे लोकल टैक्सी यूनियन वाले अपना खुद का ऑटो टैक्सी चलाते हैं। अब यहाँ पे आपको टैक्सी में बैठना है, टैक्सी से आपको आना है सुग्गर, जो की दूरी है आपकी 3 किलोमीटर की। और ये जो भाड़ा लेते हैं शेयरिंग टैक्सी वाले 20 रुपए का चार्ज लेते हैं और आपको सुग्गर में आके वहाँ किसी भी ढाबे वाले या किसी भी होटल वाले में अपना जो बड़ा सामान है वो सामान को रख दीजिए और आप अपने साथ एक बैग पकड़िए और अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी दोपहर के 12 ही लगभग बजे होंगे, 12-1 बज रहा होगा। तो आप वहाँ उस दिन स्टे मत करिए, आप अपनी पैदल ट्रैकिंग प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों सुग्गर से जो यात्रा करनी है आपको पैदल यात्रा, वो है 18 किलोमीटर की, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैकिंग करने वाला जो डिस्टेंस है ये आपका रुद्रनाथ महादेव जी का ही है। तो सुग्गर से आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करिए और आप धीरे धीरे बढ़ते 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 5 किलोमीटर के बाद आपको पड़ेगा पुंग बुग्याल। दोस्तों पुंग बुग्याल एक गांव है जहां पे आपको रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था वहां उपलब्ध होगी। और अगर मैं रेट की बात करूं दोस्तों तो वही रेट 200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है प्रति व्यक्ति। वहां पे आपको रात रुकने की व्यवस्था दे दी जाती है उन ग्राम निवासियों के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको शाम हो जाता है, यानी कि अगर आप 6-7 बज गए हैं, तो आप पुंग बुग्याल में अपना स्टे कर दीजिए, जो कि एक छोटा सा गाँव है और वहां पे आपको 8 से 10 होटल देखने को मिलेंगे। ज्यादा भीड़ होती नहीं है, तो आपको आसानी से होटल मिल जाएगा। अगर होटल नहीं भी मिलता है तो आप खुद से अगर टेंट लगाना चाहते हैं तो आप अपना टेंट लगाकर भी उस दिन वहां विश्राम कर सकते हैं। अगली सुबह उठकर, यानी कि डे नंबर 8, दोस्तों 8वें दिन आपको उठना है और अपनी यात्रा पुनः वापस से जारी रखना है रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। दोस्तों आप अपनी यात्रा जारी करिए। आप पनार होते हुए, पितरधारा होते हुए, पंचगंगा होते हुए आप पहुंचेंगे रुद्रनाथ महादेव के मंदिर के पास। तो आप रुद्रनाथ जी के दर्शन करिए, वहां पे अपना स्टे बनाइए और उस दिन आप रात में स्टे कर लीजिए रुद्रनाथ में ही। दोस्तों रुद्रनाथ में भी वहां पे भी कुछ होटल्स हैं और रहवासियों का वहां पे होम स्टे भी दिया जाता है, तो वहां पे भी आप चाहें तो अपना रात वहां गुजार सकते हैं। तो दोस्तों आपका 8 दिन कंप्लीट होता है रुद्रनाथ में। 9वें दिन आप अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 5 बजे 6 बजे जब भी उजाला होता है तो आप अपनी यात्रा प्रस्थान कर दीजिए अपने गोपेश्वर शहर की तरफ। यानी कि अब आपको 18 किलोमीटर की यह ट्रैकिंग वापस रिटर्न करनी है, जो कि आपको लगभग 8 से 10 घंटा लगभग लग जाएगा। तो आप उस दिन अपनी वापसी कीजिए और आप गोपेश्वर में आके अपना स्टे करिए। दोस्तों गोपेश्वर में आपको उस दिन स्टे करना है, क्योंकि आप काफी ज्यादा थक चुके होंगे। उस दिन आप अपनी रात गुजारिए और 10वें दिन आप प्रस्थान करिए 5वें महादेव मंदिर, यानी कि कपिलेश्वर की तरफ। दोस्तों कपिलेश्वर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले गोपेश्वर से बस पकड़नी है और आपको जाना है चामोली डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों चामोली बस स्टैंड पहुंचिए और चामोली में आपको उतर जाना है। चामोली से ही 2 रूट कटते हैं, एक आपके कपिलेश्वर महादेव की तरफ और आपका वहीं से एक रूट कटता है बद्रीनाथ धाम की तरफ। तो दोस्तों हमको बद्रीनाथ धाम अभी नहीं जाना है। अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पूरी कंप्लीट बना दी है, जिसमें आपको बद्रीनाथ करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आई बटन पे भी और आपके डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चामोली हम पहुंच चुके हैं और चामोली से हमको वहां पे फिर टैक्सी लेना है और हमको जाना है हेलांग। दोस्तों हेलांग वह पॉइंट है जहां से आपको अपनी उर्गम पर्वत की तरफ यात्रा प्रारंभ करनी है। उर्गम पर्वत यानी कि कपिलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो उर्गम पर्वत पर ही स्थित है, जो कि आपको पैदल ट्रैकिंग करनी है केवल और केवल 2.5 से 3 किलोमीटर की तरफ। यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रैकिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आप चामोली से सूमो पकड़िए, टैक्सी पकड़िए, 100 रुपए आपका वो प्रति व्यक्ति लेंगे और आपको पहुंचाएंगे हेलांग। हेलांग से आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दीजिए और आप 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद आप पहुंचेंगे कपिलेश्वर महादेव का मंदिर। दोस्तों कपिलेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पे आपको पैदल यात्रा सबसे कम ट्रेवल करना पड़ा, जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों आप कपिलेश्वर महादेव जी के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और आप काफी सौभाग्यशाली होंगे कि आप पंच केदार के दर्शन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे। हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप अपनी यात्रा रवानगी लीजिए हरिद्वार की तरफ, या फिर अगर आपकी फ्लाइट है देहरादून से तो देहरादून की तरफ। तो दोस्तों यह मैंने आपका 10 से
11 दिन का एक आइटनरी बताया जिसमें आपको शारीरिक कठिनाई भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपका एक अच्छी तरीके से भली भांति पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था पंच केदार का हमको यात्रा कैसे करना है, कैसे हमको रूट तैयार करना है और कैसे हमको डे वाइज प्लानिंग करनी है और दर्शन करते चलना है। अब यहाँ पे बात आती है, मुख्य बात वो है आपकी कि अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो ये सारी यात्रा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो निश्चिंत रहिए, आप आराम से सारे जगह पे दर्शन कर सकते हैं। रूट मैंने बता दिया, डे वाइज मैंने प्लानिंग बता दी, वहां आप अपनी गाड़ी पार करके जो भी पैदल यात्रा है वो तय करिए और वापस आके अपनी गाड़ी से ये सारी यात्रा कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। जहां पे कहीं भी पार्किंग की आपको चार्ज लिया जाएगा वो पार्किंग शुल्क आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको कुल खर्चा कितना लग जाएगा इस पंच केदार की यात्रा अगर हम बस के द्वारा करते हैं या फिर अगर हम टैक्सी के द्वारा करते हैं या फिर अगर हम खुद की गाड़ी से जाते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों अगर आप शासकीय बस यानी कि उत्तराखंड राज्य परिवहन की बस का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपका खर्चा सबसे कम आएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति अगर कॉस्ट बोला जाए तो अधिकतम 6 से 7 हजार रुपए में आप सारी यात्रा कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको रुकने का और खाने का ही सबसे खर्चा कम पड़ रहा है और साथ ही साथ आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं तो वो गवर्नमेंट बस होने के कारण आपका उसका भी दाम कम पड़ रहा है। दोस्तों इस फेयर में मैं किसी भी तरीके के आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया हूं। केवल और केवल आप जो पंच केदार में रुकेंगे, भोजन करेंगे और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो मैं बता रहा हूं। दूसरे माध्यम की बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप टैक्सी करके आते हैं तो आपका कितना चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों अगर आप टैक्सी करते हैं यानी कि एक पैकेज करके ये सारी यात्रा 10 से 11 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो दोस्तों पैकेज वाला आपका कॉस्ट लेगा 40,000 रुपए, यानी कि उस कार में आप 4 पर्सन बैठ सकते हैं। तो उस हिसाब से कहना चाहिए कि 10,000 रुपए एक व्यक्ति का आपका किराया पड़ जाएगा। 10 से 12 भी हो सकता है, लेकिन इसी के अंदर आपका पंच केदार की यात्रा पूरी हो जाएगी अगर आप टैक्सी बुक करवाते हैं तो। इसका कारण यह है दोस्तों कि टैक्सी वाले सिर्फ आपको घुमाने फिराने का ही चार्ज लेंगे, क्योंकि आप जब ट्रैकिंग करेंगे तो ट्रैकिंग के दरमियान आपको खाना भी खुद है, आपको होटल भी खुद लेना है। तीसरे माध्यम की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो कितना कॉस्ट लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे खुद की गाड़ी से आइए चाहे आप शासकीय बस से आइए, लगभग आपको कॉस्ट प्रति व्यक्ति के हिसाब से सेम ही पड़ेगा। इसका कारण ये है कि होटल और खाने पीने के खर्चे तो आपके भी उतने होंगे जितने खर्चे बस वालों के हुए थे। और रही बात आपके गाड़ी की फ्यूल की तो वो तो आप पे निर्भर करता है कि आपका फ्यूल कितना यूज हो जाएगा। किलोमीटर के आधार पे आप ये सारी चीज को ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि आपका अगर खुद की गाड़ी है तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 6 से 7 हजार रुपए इसमें भी खर्चा हो ही जाएगा। तो ये तो था दोस्तों पूरे पंच केदार यात्रा का वर्णन कि कैसे हमको पंच केदार की यात्रा करनी है। इसके बाद अगर आपको कोई प्रश्न रह जाता है या अगर आपके मन में कुछ विचार चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में पहुंचकर जो भी प्रश्न है, जो भी आपके मन में संशय चल रही है उसको आप जरूर प्रकट करिए। मैं डेफिनेटली आपके उस उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और आप किसी और दूसरी वीडियो में खो जाएं इससे पहले मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की मैं यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले समय में भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।